भी लोग दिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को वक्फ के अंदर वो तमाम प्रोविजंस दिए गए। दूसरी बात ये कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो मस्जिद है, वो मदरसा है, वो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड, वो ईदगाह है, वो खानका है, वो दरगाह है, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुसलमानों ने जगह जगह बनाए हैं। मतलब ये कि ऑर्फनेजेस हैं, विडोर्स के लिए हैं, और भी इस तरह की चीज़ें। और ये वक्फ बनता कैसा है? वक्फ बनता ये कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं उसको वक्फ करना चाहता हूँ मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, ईदगाह के लिए, या किसी और चैरिटेबल काम के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी, ये इतनी ज़मीन, ये इतने एकड़ ज़मीन जो है वक्फ कर दी। तो वक्फ के लिए शर्त ये है कि नॉन मुस्लिम उसके पर मेंबर होंगे कंपल्सरीली, और बाकी भी मुसलमान होने की शर्त हटा दी गई। मतलब ये कि वो मुसलमान हो भी सकते हैं, नहीं भी। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि वक्फ में जो लोग आते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं वक्फ बोर्ड में। इन्होंने वक्फ इलेक्शन खत्म करके नॉमिनेशन कर, ये पहला ऑब्जेक्शन है हमारा। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि वक्फ बिल जो है वो, उसमें एक सेक्शन है जो कहता है वक्फ बाय यूजर। इस्तेमाल की वजह से कोई चीज वक्फ होती है। मतलब एक मस्जिद है, उसमें कई सौ साल से नमाज पढ़ी जा रही है। एक मदरसा है, कई सौ साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ईदगाह है, कई साल से वहाँ नमाज हो रही है। एक कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, वहाँ भी लोगों को दफन किए जा रहे हैं। लेकिन लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं उनका जिक्र नहीं है, ना वक्फ बोर्ड से वो रजिस्टर्ड है। लेकिन वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। दे वर यूज्ड एज ए वक्फ। सो वक्फ बाय यूजर में दे हैव बीन कंसीडर्ड एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। दिस गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड दैट सेक्शन। ये कह दिया कि अब वो वक्फ बाय यूजर की क्लॉज नहीं होगी। दूसरी चीज उन्होंने ये की कि हमारे देश में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या है? किसी की भी प्रॉपर्टी पे XYZ किसी आदमी ने कब्जा कर लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया, तो वो कब्जे को अगर उस पार्टी ने, जिसकी जमीन ने चैलेंज नहीं किया 12 साल तक के, तो कानून ये कहता है कि जिसने कब्जा किया उसकी जमीन हो। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को, हिंदू एंडोमेंट को और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जेम्पशन दिया हुआ था। इन्होंने अभी वक्फ के कानून में से लॉ ऑफ लिमिटेशन के एग्जेम्पशन को खत्म कर दिया। अब अगर कोई आदमी ने कब्जा कर लिया वक्फ की प्रॉपर्टी पे और 12 साल तक वक्फ बोर्ड ने उसको चैलेंज नहीं किया, तो अब वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। इसके वजह से ये अंदेशा है कि पंजाब में, हरियाणा में ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है जो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आती है, उन पे दूसरों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन लीगली वो जमीन उनकी नहीं। अब अंदेशा यह है कि वो जमीन भी उनकी हो जाए। इसमें एक सेक्शन को बढ़ाया गया, वो सेक्शन है गवर्नमेंट। यानी ये कहा गया कि गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, कैन बी ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैन बी एनी ऑटोनोमस बॉडी। अगर उसका कोई क्लेम है वक्फ की प्रॉपर्टी पे, दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल, दैट विल बी डिसाइडेड बाय कलेक्टर। कलेक्टर तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी का क्लेम गवर्नमेंट का सही है या गलत है। आप सोच सकते हैं कि वक्फ बोर्ड ये कलेक्टर किसके पक्ष में फैसला देगा? कलेक्टर गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है, गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला देते हैं। फिर ये इसमें एक क्लॉज और है कि कोई भी आदमी इस्लामी शरीयत के मुताबिक वक्फ कर सकता है, लेकिन अभी कंडीशन ये लगा ली गई कि वो आदमी 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। 5 साल तक प्रैक्टिस। ये कौन डिसाइड करेगा वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मोदी जी डिसाइड करेंगे। नमाज पढ़ता है कि नहीं, रोजा रखता है कि नहीं, हज किया कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा? तो ये भी गलत है। शरीयत, इस्लामी कानून जो है, किसी आदमी को वक्फ करना है, वो प्रैक्टिसिंग हो या नॉन प्रैक्टिसिंग हो, ही कैन मेक वक्फ। तो ये भी एक संशोधन लाया गया इसके अंदर कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग हो। पहले हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी अपनी प्रॉपर्टी को मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए वक्फ कर सकता था। अब वो पाबंदी लगा दी गई, कोई हिंदू, कोई नॉन मुस्लिम अब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता। फिर एक बात और है इसके अंदर, इस कानून में, कि पहले कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता था तो ट्राइब्यूनल बनाता था वक्फ बोर्ड,
लेकिन अब ये कर दिया गया कि अब ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक शरीयत का जानकार और एक कानून का जानकार। शरीयत के जानकार को ट्राइब्यूनल से निकाल दिया। फिर एक बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो है हर 10 साल में सर्वे करवाता है, उसके लिए सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करता है। अब ये कहा गया कि सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करने का इख्तियार वक्फ बोर्ड को नहीं होगा, बल्कि वो कलेक्टर को होगा। फिर इसी तरह से ऐसे कई चीजें इसमें लाई गई हैं जिससे कि वक्फ की हैसियत बदल जाती है। हमारा मानना यह कि ये वक्फ कानून जो लाया गया है, ये गवर्नमेंट ये कह रही है ट्रांसपेरेंसी करने के लिए लाया गया है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि मुसलमानों की जो गरीब जनसंख्या है उसको फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, लेकिन ऐसी कोई बात इस कानून में नहीं है। हमारा मानना ये कि ये कानून लाया गया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने। आप जानते हैं कि हमारे देश में वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, जो ये कहता है कि 1991 में कानून बना था और वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल की, चाहे वो मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या बुद्ध विहार हो, उन पर वो 15 अगस्त 1947 को उनकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन को कुछ अल्टर नहीं किया, वो अला ही बाकी रहे, एज यूजुअल बाकी। तो ये बिल्कुल गलत बात है जो बीजेपी कह रही है, इसका कोई इशू नहीं है। अगर भ्रष्टाचार था तो उसको रोकने को उपाय बताना चाहिए, कोई उपाय नहीं। भाजपा नेता ने कहा कि मुसलमान के लिए अलग बोर्ड होना चाहिए, ये सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। तो फिर हिंदुओं के लिए जो हिंदू इंडोमेंट्स हैं उसमें ये बात है कि उसके लिए जो लोग नियुक्त होकर आते हैं वो सब हिंदू हैं, कंडीशन। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर जितने लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो सब सिख होते हैं, कोई नॉन सिख नहीं होता है। तो वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन होना चाहिए, ये बताइए ना। नहीं, हमारे पास जो दावा है वो इस बुनियाद पर है कि जो मेल मिल गए, जो नहीं गए उन पे नहीं है। हमारे पास जो फीडबैक आया है, क्योंकि हमने उसमें वो जो बैन ऐप बनाया था उसमें जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर हमको फीडबैक मिलता है। हम अपने फीडबैक हो सकता है रिश्तेदार लोगों ने भेजा होगा, कुछ एक्सेप्ट हुआ होगा, कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। तो जो एक्सेप्ट हुआ है उसके बिहाफ पर हम ये आंकड़े देते हैं। आप लोग क्या करेंगे? जितने लीगल, जितने डेमोक्रेटिक, जितने राजनीतिक रास्ते अवेलेबल है सब तक। मैंने बताया आपको कि हम 26 तारीख को पटना में और 29 तारीख को आंध्र प्रदेश में धरना दे रहे हैं बीजेपी के जो अलाइज हैं उनको समझाने के लिए कि अगर आपने इस बिल को सपोर्ट किया तो एक बात तो ये कि आप बीजेपी के कम्युनल एजेंडे का साथ दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपको मुसलमानों से वोट की कोई आशा नहीं रखती। तीसरी बात यह कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे साथ तो सिख भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, दलित भी खड़े हैं, ओबीसी भी खड़े हैं और सिविल सोसाइटी के लोग। तो ये बात सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा है, ये सब कह रहे हैं। और उनको ये अंदेशा है कि आज मुसलमानों पे हाथ डाला गया, कल सिखों पर डाला जाएगा, परसों टेम्पल्स पे हाथ डाला जाएगा। इसलिए कि इनको तो ये चीजें खटक रही है, ये लेकर अपने पूंजीपति लोगों को देना चाहते हैं। इस दिन में जो इजराइल का पीएम कहा ये केवल शुरुआत है, इससे भी ज्यादा हो। और देखिए ना, जब कोई मुल्क जो यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं, उनके जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन करता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में जो बहुत सारी बातें तय हैं उन सब के खिलाफ काम करता है, तो ये हरकत करेगा। इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के कितने रेजोल्यूशन को उठाकर फेंक दिया। ये जो फैसला हुआ था कि 2 स्टेट सोल्यूशन वाला, ये तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और फिलिस्तीन के जो महमूद अब्बास थे उनके दरमियान हुआ था ये फैसला, उसको नहीं माना आज तक। तो बस सवाल ही पैदा होता है कि अगर हमारे देश हमारे इसमें कोई टेररिस्ट कंट्री है तो क्या आप उसको सब करने देंगे, जिसके साथ खिलवाड़ करे, जिसको मार दे। तो देखिए, आप गाजा को और आप वेस्टर्न कोर्ट को जाकर देखेंगे, जिनका मुल्क था उनको धकेलते जिनका देश था उनको धकेलते 2 छोटे छोटे जेलों में बंद कर दिया। ये ओपन जेल है,
गज्जा और वेस्ट बैंक ओपन जेल, उनके लिए कोई पानी खाना भी जाता है तो इसराइल की मर्जी से जाता है, कोई एड आना है बाहर से तो वो भी इसराइल कहेगा तो जाएगी, तो नहीं जाएगी। तो ये क्या है? ये एक देश के लोगों को आपने बंधक बना दिया है, उनका कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं है और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है। ये तो बहुत गलत बात है। फलस्तीन नाम से कोई स्टेट इंडिपेंडेंट कंट्री है क्या दुनिया में? जिनका कंट्री था उनको आपने धक्का देते 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 2 जेलों में बंद कर दिया, अब उनको वहां भी चैन से रहने चाहिए। ये तो गलत बात है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो तो आप देख ही रहे हैं। आते के साथ में शुरू कर दिया, भारत से ट्रेड के रिलेशनशिप को कैसे खराब कर दिया गया, बाकी लोगों से खराब कर दिया गया, वो आपके सामने है। अभी वहाँ पे दो स्टूडेंट्स को सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो उन्होंने फलस्तीनियों के सपोर्ट में बात की थी, उनको निकालने का आदेश कर दिया था। अभी तो कोर्ट ने उसको आदेश पर रोक लगा दी। तो डोनाल्डो में और हमारे देश के प्रधानमंत्री में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी वन वे ट्रैफिक चलता है, यहाँ भी वन वे ट्रैफिक। প্রথমত হচ্ছে আমাদের কথা হচ্ছে যে শুভেন্দু অধিকারী এক তো স্বপ্নে বিভোর, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, মনে করছেন যে এবারই লাস্ট চান্স, এবার যদি আমি না হতে পারি তাহলে আর মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবো না। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি হয় আবল তাবল বকছেন এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করছেন, অথবা তিনি হচ্ছেন একজন প্যারালাইজড বিরোধী দলনেতা আমি মনে করি। কারণ তিনি বলছেন যে মুসলিম বিধায়কদের, তৃণমূলের মুসলিম বিধায়কদের চেংদোলা করে বাইরে বের করে দিবেন বিধানসভার বাইরে। তাহলে তৃণমূলের হিন্দু বিধায়কদের ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি নেই। অতএব এই দৃষ্টিতে আমরা যদি দেখি তাহলে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে তিনি মানে বিজেপি মানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সমস্ত এমএলএ তাদের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তার বিরোধী তিনি, কিন্তু তৃণমূলের হিন্দু বিধায়কদের ব্যাপারে তিনি তার কোনো বিরোধিতা নেই। অর্থাৎ তলে তলে একটা গোটাপ কেস এবং এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে তিনি পোলারাইজেশনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ভোটকে একত্রিত করে যে কোনো মূল্যে মানে করার চেষ্টা করছেন, তিনি ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছেন। দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন বেঙ্গল নিউজ টিভি।